आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है हैवर विधि से प्रयुक्त हाइड्रोजन को प्राकृतिक गैस से प्राप्त मीथेन को उच्च ताप की भाप से क्रिया कर बनाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है इसको जो है प्राकृतिक गैस से प्राप्त मीथेन को उच्च ताप की भाप से क्रिया करके बनाया जाता है। तो कह रहा है कि दो पदों वाली अभिक्रिया में प्रथम पद में CO एवं H2 बनती हैं, जैसा रिएक्शन लिखी गई है। दूसरे पद में प्रथम पद में बनने वाली CO और अधिक भाप से अभिक्रिया करती है। तो देखिए दो पदों वाली अभिक्रिया में प्रथम पद में CO एवं H2 बनती हैं, जैसा यहाँ ये दूसरा पद है। मतलब प्रथम पद में CO और H2 बनती हैं, फिर दूसरे पद में CO और H2 की क्रिया कराई जाती है तो CO2 और H2 गैस बनती है। प्रथम पद में CO और H2O बनती हैं। प्रथम पद में CO एवं H2O बनती हैं होना चाहिए। यहाँ देखिए H2O अभी देखते हैं इंग्लिश वाली बुक, हिंदी में गलत बहुत है। करा दूसरे पद में प्रथम पद में बनने वाली CO और अधिक भाप से अभिक्रिया करती है। तो दूसरे पद में क्या होता है कि जो ये CO बनी है और अधिक भाप यानी H2O गैस से क्रिया करती है। पानी ही जब गैस का रूप धारण करता है तो उसी को हम भाप कहते हैं। तो कह रहा है यदि 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया पात्र में CO एवं भाप का सममोलर मिश्रण आइसोमोलर यानी दोनों के मोल समान हो, CO और भाप का सममोलन मिश्रण लिया जाता है किसी पात्र में, कब 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो कह रहा है कि सममोलन मिश्रण इस प्रकार लिया जाए कि CO का आंशिक दाब बराबर हो H2O के आंशिक दाब के, और ये कितना हो 4 बार हो। तो कह रहा है H2 का साम्य अवस्था पर आंशिक दाब क्या होगा। H2 के लिए PH2 हमको बताना है। PCO PH2O दिया है और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kp की वैल्यू दे दिया है 10.1। तो देखिए इंग्लिश वाली बुक में भी फर्स्ट स्टेज में जो रिएक्शन हो रही है उसमें CO और H2 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ सही है। पहले स्टेज में जो CO और H2 बनी है उसमें केवल CO को लेकर के फिर अधिक भाप से क्रिया कराई जा रही है। ये तथ्य निकल करके सामने आ रहा है। तो देखिए रिएक्शन लिखते हैं और फिर इसके लिए Kp की वैल्यू वाला फार्मूला लगाएंगे तो PH2 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये रिएक्शन हमने लिखी CO गैस प्लस H2O गैस इक्विलिब्रियम पर CO2 गैस बनी और H2O गैस। अब देखिए प्रारंभ में क्या है कि कह रहा है यदि 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया पात्र में CO एवं भाप का सममोलर मिश्रण इस प्रकार लिया जाता है कि PCO तथा PH2O बराबर हैं और कितने हैं 4 बार हैं। तो प्रारंभ में ही देखिए ले लिए जाते हैं, तो प्रारंभिक दाब लिख दिया गया 4 बार CO का है, 4 बार H2O का भी है। अब क्रिया कराई गई तो साम्य पर इक्विलिब्रियम पर 1-1 मोल है, इधर भी 1-1 मोल है। प्रारंभ में कुछ नहीं तो 1 मोल ही मानेंगे। तो ये P बार हो गया, ये P बार हो गया, तो इधर कितना बचा 4 माइनस P बचा, ये भी 4 माइनस P बचा। बहुत बार कर चुके हैं, बार बार उसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो Kp आ गया हमारा प्रोडक्ट के गैस के मोल जो होंगे और रिएक्टेंट के गैस उनका आंशिक दाब। तो PCO2 इंटू PH2 अपान PCO इंटू PH2O। तो ये आ गया P इंटू P माना गया और नीचे वाले का 4 माइनस P इंटू 4 माइनस P।
अब देखिए Kp की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है 10.1 बराबर पी स्क्वायर अपान 4 माइनस पी का होल स्क्वायर। तो वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, p अपान 4 माइनस पी इक्वल टू इसका रूट हो जाएगा। तो p अपान 4 माइनस पी बराबर 3.18, इसका रूट लेने पर इतना आएगा। तो ये सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया p की वैल्यू 3.04 बार। अतः pH2 का साम्य पर आंशिक दाब कितना होगा, 3.04 बार। क्यों? क्योंकि P जो निकल के आया है ये देखिए H2 का P ही माना गया है, यही PCO2 का भी है इक्विलिब्रियम पर। क्यों? क्योंकि ये भी एक मोल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अभिकारकों यानी रिएक्टेंट एवं उत्पादों यानी प्रोडक्ट की सांद्रता सुप्रेक्ष होगी। अंग्रेजी में देखिए सुप्रेक्ष को एप्रिसिएबल कहेंगे। सुप्रेक्ष मतलब प्रेक्षण करना अच्छा होगा, सु का मतलब अच्छा। तो देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में Kc की वैल्यू 5 × 10⁻³ है, माइनस में 39 है। इसका मतलब ये है कि Kc की वैल्यू बहुत कम है। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि Kc की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, कम है तो रिएक्शन बैकवर्ड। तो इसका मतलब Kc की वैल्यू बहुत कम है क्योंकि -39 है पावर में। तो इसलिए Cl की तुलना में Cl2 बहुत ज़्यादा होगा। तो Cl2 की सांद्रता उच्च होगी और 2Cl उत्पाद की सांद्रता कम होगी। क्यों? क्योंकि Kc की वैल्यू बहुत कम है। Kc जब Qc से ज़्यादा होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड, कम होता है तो बैकवर्ड। तो बहुत कम है इसलिए बैकवर्ड जाने की ज़्यादा टेंडेंसी है, इसलिए Cl2 की कंसंट्रेशन Cl की तुलना में ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा उच्च। अब इसमें देखिए Kc की वैल्यू 3.7 × 10⁸ 10 के बाद 8 जीरो, बहुत ज़्यादा है। तो NaCl की सांद्रता बहुत ज़्यादा होगी इन दोनों से। तो चूंकि Kc का मान उच्च है इसलिए NaCl उत्पाद की सांद्रता उच्च होगी। अब यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में Kc बराबर 1.8 है। तो चूंकि Kc की वैल्यू 1.8 है इसलिए NO2Cl उत्पाद की सांद्रता अधिक होगी। क्यों? तब भी ज़्यादा ही है, ये तो देखिए निगेटिव में बहुत कम है। तो ये है, ये पास्ट कम से कम निगेटिव में तो कुछ नहीं है। तो इसलिए NO2Cl की सांद्रता इन दोनों की तुलना में अधिक होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। कह रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया 3O2 गैस रिवर्सिबल का साइन है 2O3 गैस के लिए K1 का मान 2 × 10⁻50 है। यदि वायु में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर O2 की साम्यावस्था सांद्रताएं 1.6 × 10⁻² है तो O3 की सांद्रता क्या होगी? तो देखिए O2 की साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन दे दिया है, O3 का पूछ रहा है और K1 की वैल्यू दे दिया है हमको इस रिएक्शन के लिए। तो देखते हैं। तो देखिए अभिक्रिया क्या दी गई है, 3O2 इक्विलिब्रियम पर 2O3 बन रहा है, मतलब रिवर्सिबल साइन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह है। तो ये आ गया हमारा Kc दिया है 2 × 10⁻50। अब साम्य सांद्रता देखिए कह रहा है O2 की साम्यावस्था पर सांद्रता कितनी है, 1.6 × 10⁻²।
अब हमको O3 की बताना है, तो O3 की हमने x मान लिया। अब फार्मूला हमारा होता है Kc दिया है तो Kc वाला फार्मूला लगाएंगे, तो Kc इक्वल टू प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये हो गया O3, 2 पहले है तो पावर में जाएगा, इधर 3 पहले है तो 3 पावर में जाएगा, तो 2 गुणे 10 गया तो -5 जीरो आ गया। अभी सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1.6 इंटू 10⁻², इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵। ये कंसंट्रेशन दिया गया है हमको O2 का। ये देखे सॉल्व करने पे x आ गया 28.86 इंटू 10⁻²8 मोलर। तो सांद्रता O3 की कितनी हो जाएगी? 2.86 इंटू 10⁻28 मोलर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा CO गैस से H2 गैस की रिएक्शन होती है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, CH4 बनता है और H2O सब गैसीय स्टेज में है। अभिक्रिया 1 लीटर के पात्र में कराई जाती है, यानी वॉल्यूम हमारा आयतन 1 लीटर है, टेम्परेचर 1300 केल्विन पर साम्य अवस्था में। तो इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पर है? 1300 केल्विन पर। कह रहा है इसमें CO के 0.3 मोल, H2 के 0.01 मोल, H2O के 0.02 मोल एवं CH4 की अज्ञात मात्रा है, CH4 की। दिए गए ताप पर अभिक्रिया के लिए Kc का मान 3.90 है, तो मिश्रण में CH4 की मात्रा ज्ञात की। सबको दे दिया, एक नहीं दिया तो वो निकल आएगा। तो देखिए रिएक्शन लिखा हमने, CO गैस प्लस 3H2 गैस, इक्विलिब्रियम का साइन, रिवर्सिबल रिएक्शन वाला साइन, CH4 गैस प्लस H2O गैस। जो जो दिया है उसको लिख देंगे। देखिए CO का कंसंट्रेशन दे दिया है 0.30 मोलर, H2 का दिया है 0.10 मोल। H2 का देखें यहाँ दूसरा लिख रहा है, यहाँ दूसरा है, इसको इंग्लिश वाली बुक में देखते हैं। CH4 का हमें नहीं पता है, उसी को निकालना है। H2O का दे दिया है 0.02 मोल। देखिए 0.10 मोल ऑफ H2 है, 0.10 मोल, ये गलत यहाँ पर लिखा है, 10 कर लीजिए इसको, हिंदी वाली बुक में बहुत गलत है। तो आगे देखते हैं। तो Kc की वैल्यू हमको दे दिया है 3.90, तो Kc इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट क्या है? CH4H2O, रिएक्टेंट क्या है? COH2। अब देखिए यहाँ 3 मोल H2 के हैं तो पावर में जाएगा, जो पहले गुणा है वो पावर में जाएगा। Kc की वैल्यू 3.90 है, CH4 का निकालना है, H2O का 0.02 है, अपॉन CO का 0.3 है, इंटू H2 का 0.1 है, क्यूब है तो क्यूब कर दिया। सॉल्व किया तो CH4 का कंसंट्रेशन आ गया 0.0585 इंटू 10⁻², कैपिटल में या मोलर। ये तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन देखिए आप अपने हिसाब से करिए, नहीं तो समय बहुत लगेगा, फिर कोर्स नहीं खत्म हो पाएगा। तो संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म का अर्थ क्या है? निम्नलिखित स्पीशीज के लिए संयुग्मी अम्ल क्षार बताइए। तो देखिए हमने आपको बताया था संयुग्मी का मतलब युग्म में जो संयुक्त रूप से है, संयुग्मी संयुक्त रूप से युग्म में है, यानी जोड़े में है, यानी कपल है, पेयर नहीं कपल। ध्यान दीजिए, जब हमने डाइपोल पढ़ाया था फिजिक्स में, तो हमने आपको कपल और पेयर में अंतर बताया था। जैसे कपल 2 केला है तो वो पेयर है, कपल नहीं है, क्योंकि दोनों केला एक ही तरह के। लेकिन पति पत्नी, लड़का लड़की कपल है, क्योंकि एक दूसरा कुछ है तो एक दूसरा कुछ है। तो एक अगर पॉजिटिव रहेगा तो एक निगेटिव रहेगा, तो ये जोड़ा कपल कहलाएगा। तो कपल में है, पेयर में नहीं है। एक आम्ल है तो उसका दूसरा क्षार है,
एक वीक है तो दूसरा स्ट्रांग है, एक दूसरे के विपरीत स्वभाव तो कपल है, पेयर नहीं। ध्यान दीजिएगा, एक छोटी बात है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण होती है, विशेषकर आईआईटी के बच्चों के लिए। तो यहां पर देखिए संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अंतर सिर्फ एक H+ का होना चाहिए, ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो देखिए परिभाषा लिख रहा है कि एक संयुग्मी अम्ल युग्म और क्षार युग्म में प्रोटॉन का अंतर होता है। और प्रोटॉन हम किसे कहते हैं? प्रोटॉन का मतलब जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन ना हो। तो जो हाइड्रोजन है 1H1, इससे अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये निकाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? H+ बन जाएगा। तब इसके नाभिक में केवल प्रोटॉन ही बचेगा। इसीलिए कह रहा है प्रोटॉन का अंतर होता है। एक प्रोटॉन का युग्म में एक, देखिए एक लिखना चाहिए, एक प्रोटॉन का अंतर होता है। प्रोटॉन का अंतर में गलत हो जाएगा। 2 प्रोटॉन का अंतर हो सकता है क्या? नहीं, एक प्रोटॉन का अंतर होता है। तो देखिए अतः संयुग्मी अम्ल, और ये रिवर्सिबल का साइन है, संयुग्मी अम्ल प्लस H+। तो जो संयुग्मी अम्ल है उसमें अगर एक H+ जोड़ देंगे तो ये इसी का संयुग्मी क्षार इस तरह बनेगा। तो ध्यान दीजिए कि जिसमें ये देखिए फिर कुछ गलत लिख रहा है, संयुग्मी अम्ल दोनों तरफ। अब देखिए इसमें H+ है, एक ज्यादा है तो ये संयुग्मी अम्ल है और ये क्षार होना चाहिए। फिर गलत लिख रहा है, हिंदी वाली बुक में देखना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं। तो देखिए हमने एनसीईआरटी में आपको बताया है, इंग्लिश वाली बुक में नहीं लिखा गया है, दूसरी तरह लिखा है। तो कुल मिला के जिसमें एक H+ ज्यादा होगा वो एसिड होगा, क्योंकि H+ देने वाला अम्ल और लेने वाला क्षार। एसिड कौन होगा? जो H+ देगा। बेस कौन होगा? जो H+ लेगा। और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। तो ये संयुग्मी क्षार यहाँ होना चाहिए। जिसमें एक H+ ज्यादा होगा वो संयुग्मी अम्ल होगा, जिसमें कम होगा वो क्षार होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे देखिए HNO2 का संयुग्मी क्षार, इसमें देखिए एक H+ ज्यादा है, NO2 में एक H+ कम है। अगर ये हटा दें तब ये NO2- बनेगा। तो ये क्षार है किसका? HNO2 का संयुग्मी क्षार है, कॉन्जुगेट बेस। इसी प्रकार Cn- का संयुग्मी अम्ल। अब देखिए Cn-, अब इसमें अगर एक H+ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो संयुग्मी अम्ल कितना हो? HCl। इसमें एक H+ ज्यादा है इससे, इसलिए कॉन्जुगेट एसिड है इसका। HClO4 का संयुग्मी क्षार Cl4-, एक H+ इसमें ज्यादा है इससे, इसलिए ये अम्ल है और इसका कॉन्जुगेट बेस है ये। F- का संयुग्मी क्षार अम्ल HF। तो देखिए F- से एक H+ ज्यादा है तो इस क्षार का संयुग्मी अम्ल क्या है? HF। F- का संयुग्मी अम्ल, ये क्षार गलत लिखा है, इसको काटिए। बहुत ज्यादा गलती है, इनको सुधारते जाइए। F- का संयुग्मी अम्ल H+ HF है, क्योंकि इसमें एक H इससे ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते आगे चले जाएंगे। अब आगे देखिए OH- के संयुग्मी क्षार। यहाँ पर देखिए OH- का संयुग्मी अम्ल H2O है, क्योंकि एक H+ ज्यादा है। इस H2O का संयुग्मी क्षार इसे कहेंगे। H2O का संयुग्मी क्षार OH-। देखिए गलती लिखा है, सुधारते जाइए। CO3-
HCO3 माइनस का संयुग्मी क्षार है। HCO3 माइनस का संयुग्मी क्षार कौन है? CO3 माइनस 2, क्योंकि एक H प्लस कम है इसमें। H माइनस 2 का संयुग्मी अम्ल कौन है? H माइनस। क्यों? क्योंकि इसमें एक H प्लस ज्यादा है। तो इस प्रकार से हमको समझना है। अब देखें निम्नलिखित में से कौन से लुईस अम्ल है। अब देखें लुईस अम्ल पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम बता देंगे। लुईस अम्ल किसको कहते थे? जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। देखिए सबसे पहले कौन आया था? आर्हेनियस आए थे। तो आर्हेनियस ने क्या बताया था कि पानी में डालने पर किसी लवण को अगर वो H प्लस देगा तो एसिड है, वो H माइनस देगा तो बेस है। फिर आए हमारे ब्रांस्टेड और लोरी। तो ब्रांस्टेड लोरी ने क्या सिद्धांत दिया? उन्होंने दिया कि जो H प्लस देगा वो एसिड होगा, जो लेगा वो बेस होगा। इस तरह बताया। फिर आए हमारे लुईस। तो लुईस ने क्या बताया? इन्होंने इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर बताया। तो जो इलेक्ट्रॉन देखिए H प्लस देने वाला एसिड, तो उसी का उल्टा कर दीजिए, पॉजिटिव देगा या निगेटिव लेगा। तो इन्होंने कहा भाई हम इलेक्ट्रॉन जोड़े के हिसाब से बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेने वाला एसिड और देने वाला बेस का, तो उसको क्या बोलेंगे? लुईस। लेने वाले को लुईस अम्ल, देने वाले को लुईस बेस। तो यहां पर देखिए लुईस अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। युग्म छोड़ दिया, देखिए पेयर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो नहीं माना जाएगा। इलेक्ट्रॉन युग्म, गलती नहीं करना है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखेगा। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखेंगे उनको हम क्या कहेंगे? लुईस अम्ल कहेंगे। अब देखिए इनमें से हमको छांटना है। तो देखिए ये ऑक्सीजन की 8 होता है, O8 16 लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक 8 एटॉमिक नंबर। तो 2,6 लिखेंगे। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरेंगे तो 2 पेयर हो गए और 2 पेयर बच गए। 2 पेयर यहाँ पर बच गए। तो देखिए इनमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ज्यादा है, तो देने की क्षमता रख रहा है। तो ये क्या है? लुईस बेस है, लुईस क्षार। लेने वाला एसिड होगा तो ये देने की क्षमता नहीं रखता। HF में H प्लस में देखिए प्लस है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये लेने की क्षमता रखता है, इसलिए लुईस एसिड है। NH4 प्लस, इसका मतलब प्लस कैसे लगा? इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तो ले सकता है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, इसलिए लुईस अम्ल है। अब देखिए BF3 माइनस को देखते हैं। तो BF3 माइनस में क्या होगा कि जो हमारा B है बोरान, तो बोरान हमारा कितने आबंध बना सकता है इस पर निर्भर करेगा। अब देखिए हमारा बचता है BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो देखिए बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5। इसको 2,3 लिख सकते हैं। 3 बाहरी कक्षा में है, तीनों ने आबंध बना लिए बोरान के फ्लोरीन के साथ। अब देखिए दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2,8,8,18,18 ऐसे चलता है, तो दूसरे में 8 रह सकते हैं, यानी 3 है, 5 इलेक्ट्रॉन अभी और रख सकता है। तो बोरान इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए ये लुईस एसिड है। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता वाले को लुईस अम्ल कहते हैं। तो BF3 हमारा लुईस अम्ल होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से
ब्रांस्टेड अम्लों के लिए संयुग्मी क्षारकों के सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ब्रांस्टेड अम्लों के लिए संयुग्मी क्षारकों के सूत्र लिखना है हमको। तो देखिए HF है, कॉन्जुगेट बेस कौन होता है? ब्रांस्टेड लोरी सिद्धांत के हिसाब से बोल रहा है। तो ब्रांस्टेड लोरी सिद्धांत क्या था? जो H प्लस देगा वो एसिड है, जो लेगा वो बेस है। तो HF, इसका मतलब ये एक H प्लस ज्यादा है तो कम वाला इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो F माइनस कॉन्जुगेट बेस होगा HF का। H2SO4 से एक कम कर देंगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा H2SO4 का। तो HF HSO4 माइनस, HCO3 माइनस से एक H कम कर देंगे तो CO3 माइनस 2, कॉन्जुगेट बेस होगा HCO3 माइनस का। एक एक चीज समझते जाइए। अब देखिए कह रहा है कि ब्रांस्टेड क्षारकों यानी NH2 माइनस NH3 तथा HCOO माइनस के संयुग्मी अम्ल लिखिए कॉन्जुगेट एसिड ब्रांस्टेड वाले में। तो हमको क्या करना है? एक एक H प्लस बढ़ा देना है। तो NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? NH3। NH3 का कॉन्जुगेट एसिड फिर क्या होगा? एक और H प्लस जोड़ देंगे NH4 प्लस। HCOO माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? एक H प्लस जोड़ देंगे HCOOH। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्पीसीज H2O HCO3 माइनस HSO4 माइनस तथा NH3 ब्रांस्टेड अम्ल तथा क्षारक दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। प्रत्येक के संयुग्मी अम्ल तथा क्षारक बताइए। तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। तो हमको एसिड और बेस दोनों लिखना है। तो जब एसिड बनाएंगे तो एक H प्लस जोड़ देंगे, जब बेस बनाएंगे तो एक H प्लस घटा देंगे। तो H2O का कॉन्जुगेट एसिड एक H प्लस जोड़ देंगे H3O प्लस होगा। कॉन्जुगेट बेस एक H प्लस निकाल देंगे H2O से तो OH माइनस बनेगा। आप इसमें घटा के देखिए एक H प्लस OH माइनस ही बनेगा। H2O को तोड़ते हैं तो H प्लस और OH माइनस ही तो लिखते हैं। अब इतना काम आप लोग करिए। आगे देखिए HCO3 माइनस का कॉन्जुगेट अम्ल, तो एक H प्लस जोड़ दीजिए तो H2CO3 है। अब बेस बनाना है तो एक H प्लस हटा दीजिए तो CO4 माइनस 2 बन जाएगा। CO4 माइनस 2, देखिए यहाँ 4 है, ये गलती से 3 लिख गया है। HCO3 ये गलत लिखा है, 3 होना चाहिए। आगे देखिए HSO4 माइनस का संयुग्मी अम्ल एक H प्लस जोड़ दीजिए H2SO4, क्षार एक H प्लस हटा दीजिए तो SO4 माइनस 2, SO4 माइनस 2 होगा। SO2 माइनस 2 लिखा है, ये देखिए सुधार करिए, SO4 माइनस 2 होगा, बहुत गलत है हिंदी वाले में। आगे देखते हैं NH3 का संयुग्मी अम्ल एक H प्लस बढ़ा दीजिए NH4 प्लस और संयुग्मी क्षार एक H प्लस घटा दीजिए तो NH2 माइनस। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित स्पीसीज को लुईस अम्ल तथा क्षारक में वर्गीकृत कीजिए तथा बताइए कि ये किस प्रकार लुईस अम्ल और क्षारक के समान कार्य करते हैं। OH माइनस F माइनस H प्लस BCl3। तो लुईस एसिड और बेस में वर्गीकृत करना है और बताना है कि किस प्रकार से एसिड और बेस में के समान कार्य करते हैं। अब देखिए बता रहा है कि OH माइनस लुईस क्षारक है यानी लुईस बेस है। तो बेस के कैरेक्टर क्या थे हमने पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, यहाँ पर देखिए युग्म लिखा है, ऊपर भूल गया था, दान करता है यानी दे सकता है तो वह लुईस बेस होगा। तो OH माइनस प्लस H प्लस से H2O बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब इससे H प्लस जुड़ता है तो ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको H प्लस को दान करके H2O बनाता है।
ये पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो इसलिए लुईस बेस है। F माइनस भी लुईस बेस है क्योंकि यह एक युग्म इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। तो F माइनस बाहरी कक्षा में इसका 9 होता है, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1, ये नेगेटिव 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसने देखिए VF3 को दिया है इलेक्ट्रॉन, तो दिया तो यहाँ पर F इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दान किए तो ये बॉन्ड बन गया F B F F F, और ये माइनस ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से देखिए चूंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है इसलिए लुईस बेस है। अब यहाँ पर देखिए जो ये इस तरह निशान लगाया है, जब एक लोन पेयर देगा, पेयर में देगा, चूंकि ये दे रहा है इसको, साझा तो है नहीं, साझे में ये लकीर खींचते हैं एक डंडा, इसको सहसंयोजक या कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जब एक से ही दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो जिधर से जिधर को जाता है उधर को तीर लगाया जाता है, इस तरह ये तीर लगाना चाहिए था, इस तरह बनेगा। अगला देखते हैं H प्लस लुईस अम्ल, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है। तो देखिए H प्लस NH3 का ये एक लोन पेयर ग्रहण करके NH4 प्लस बना रहा है। इसी प्रकार BCl3 लुईस अम्ल है, यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, ग्रहण करने वाला एसिड देने वाला लुईस बेस। तो यहाँ पर देखिए BCl3 NH3 से ये लोन पेयर ले रहा है और NHH ये यहाँ देखिए सही बनाया, चूंकि NH3 का दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है इसलिए तीर लगाना चाहिए, यहाँ भी तीर लगना चाहिए, इसको ध्यान देना। तो ये BClClCl बन गया। अब देखिए इतना गणित लगाने की जरूरत नहीं, इसमें माइनस है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा है तभी माइनस है, तो दे सकता है तो लुईस क्षारक। इसमें माइनस है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो लुईस क्षारक है। इसमें H प्लस है, ले सकता है तो लुईस अम्ल है। इसमें BCl3 हमने बताया था कि दूसरी कक्षा में 8 हो सकते हैं, 8 रखे जा सकते हैं, 3 बॉन्ड बनाए यानी 5 और आ सकते हैं, तो ले सकता है तो लुईस अम्ल है। ये सब इतना गणित की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी दिया है तो हमने आपको बता दिया। अब आगे आ जाता है 41 नंबर क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक, 41 नंबर की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।